स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई ऑटोमेशन से जो हम लोग इकोनॉमिक सुसाइड की तरफ फुल स्पीड में जा रहे हैं उसे समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स को रफली समझ लेते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है तभी बाद में समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझिए मनी क्या है। मनी एक पेपर है जिस पे कुछ खास नहीं, सिर्फ भरोसे पे वो चलता है। आप ट्रस्टेड सेट वैल्यू पे चल रहे हो, यानी कि आप मानते हो कि ये 100 रुपया का है, सामने वाला मानता है 100 रुपया का है, जिसको आप दोगे वो भी 100 रुपया का मानता है, आप मान के चल रहे हो, सबके सब मान के चल रहे हो, तो उसकी वैल्यू है। ये ट्रस्ट पे चलता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी लोग का गोल्ड गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है। आप रेगिस्तान में फंसे हो, आपके लिए पानी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नहीं। बहुत बारी मैंने देखा है कि फ्यूचर में गोल्ड का वैल्यू होगा, इसलिए गोल्ड का करोगे क्या। तो वही समझिए ट्रस्ट पे हम लोग चलते हैं, इसीलिए पैसा सक्सेसफुल है क्योंकि वो ट्रस्ट देता है, आपको सबका डाउट हटा देता है कि भैया ये 500 यूनिट है, 500 यूनिट, अब डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, पाकिस्तानी रुपी हो, जो उसका है ट्रस्टेड सेट वैल्यू वो सेट है। फिर इसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं क्योंकि पैसा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी के बिना वो लुच-पुच हो जाएगा, सिर्फ स्कैम में बदल जाएगा। तो इसीलिए उसको मेंटेन और स्टेबलाइज़ करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी बनता है, जैसे कि इंडिया के केस में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करके। तो ये होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं कि क्यों सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, क्रिप्टो के सारे स्कैम का टोटल वैल्यू करीब करीब कुछ 100 बिलियन में है। अभी एफटीएक्स वाले गए हैं जेल। तो समझ लीजिए कि अगर सेंट्रल नहीं है तो जितना आपको लगता है कि ये सब गवर्नमेंट नौटंकी कर रही है, जो आप बिना इसके देखिएगा तो उसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है, तभी मेंटेन और ये स्टेबल रहेगा। फिर इसके ऊपर लॉ भी चाहिए होता है, किसी के पास बम ताकत हो, मेरा बड़ा हो, तो लॉ और रेगुलेशन चाहिए ताकि आप पनिश कर सको अगर कोई चीटिंग कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, और रेगुलेट करने के लिए भी। तो ये चीज़ की ज़रूरत होती है, तब जाके मनी का वैल्यू स्टेबल रहता है, तब जाके सब कोई उस पर भरोसा कर पाता है। तो अब ये तो हो गया हमारा पैसा है क्या। अब रहा बात कि हम लोग को पैसा मिलता कैसे। मिलता है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ बनाते हैं, या तो आप कुछ मेक कर रहे हो या कर रहे हो किसी के लिए काम। जैसे सर मैं आपके यहाँ के झाड़ू लगा देता हूँ, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कर देता हूँ, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो, और उसके बाद इसके बेसिस पे आप चल रहे हो, मेक थिंग्स आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पैसा दे रहे हैं। तो अब उस पैसे का आप क्या कर रहे हो, अब ये पैसा आप दूसरे लोगों को दे रहे हो गुड्स और सर्विसेज के लिए। जैसे कि आप रेंट पे मान लो रह रहे हो, तो रेंट दे रहे हो ताकि आपको सर्विस मिले कि मेरे पास ये रहने की जगह है, और गुड्स जैसे आप खाना खा रहे हो वैसे कर, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। एकदम बेस लेवल पे यही हो रहा है। पैसा पे सबने भरोसा किया, हमने इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि वो स्टेबल रहे, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सके, लॉ एंड रेगुलेशन कर सके ताकि चीटिंग और फ्रॉड कम रखा जाए। जीरो आप नहीं कर सकते लेकिन कम रख सकते हैं, और इसी सबको मेंटेन करने के लिए हम लोग टैक्सेस भरते हैं, और अगर टैक्सेस नहीं भरेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन चले जाएंगे, बैंड बच जाएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है, और ये पूरा जो फचांग है ज़रूरी है। अगर ये फचांग हटा, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। जैसे 2008 में जब मार्केट क्राइसिस आया था, सब कोई टूट पड़ा कि भैया रेगुलेशन टाइट करो, तो जाके स्टेबिलिटी आई। और लोग उस टाइम पता नहीं क्या फूक रहे थे कि सब लोग क्रिप्टो में कूद गए। अब बोल रहे क्रिप्टो का जो निकल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस, अब समझ में आ रहा है कि क्यों रेगुलेशन चाहिए। डिसेंट्रलाइज कर दो, डीरेगुलेट कर दो, सर हुलुलुलु हो जाएगा। वो हो रहा है। अब रहा बात क्या ये सिस्टम अच्छा है, क्योंकि जैसे यूएस में पढ़िएगा तो इन गॉड वी ट्रस्ट, इंडिया में पढ़िएगा मैं धारा को 500 रुपए का अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ द सम ऑफ 500 रुपीज़। क्या ये काम करता है? ये सारे सिस्टम जिस पे हम लोग चल रहे हैं, क्या ये काम करता है? ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर अगर कंडीशन अप्लाइड है, करप्शन कम रखें और अकाउंटेबिलिटी हाई रखें। अकाउंटेबिलिटी का होता है कि मतलब अगर कोई हुलुलुलु करते हुए पकड़ा गया तो उसको तुरंत ले ली जाए। ये लॉ वाला पार्ट आ जाता है कि हुलुलुलु करके निकल ना ले। हुलुलुलु किया, अच्छा ठीक है सर हम पकड़ लेंगे। अगर अकाउंटेबिलिटी अच्छा रहता है, और मान लीजिए गवर्नमेंट भी कुछ गलती करता है, होता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जब तक रहती है कि सर आप गलत करोगे संभाल लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपकी ले ली जाएगी, गाड़ी आगे चलता है। करप्शन आप जीरो नहीं कर सकते, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, ह्यूमन नेचर करप्शन करेगा ही, लेकिन जब तक कम है, जब तक विद इन टॉलरेंस है, बम रहेगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का कोर बेसिस, कि पैसा सिर्फ भरोसे पे चलता है। उस भरोसे को स्टेबल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग को इंस्टीट्यूशन चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए, और ये सारे को रेगुलेट करते रहते हैं, मेंटेन करते हैं। जब तक करप्शन कम रहता है, हाई अकाउंटेबिलिटी रहती है, हम लोग का ट्रेडिंग सक्सेसफुल होता है। ट्रेडिंग यानी कि आप पैसा पे कुछ खरीद रहे हो, कुछ पैसे पे कुछ दे रहे हो, सब चीज़ चलता है, और सब चीज़ कुशल मंगल रहता है। ये हुआ इकोनॉमिक्स। अब बात हैं तो हकीकत पे। हकीकत पे ये समझिए कि ये बात
बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि सब जॉब इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का जॉब है कि कहीं जाके झाड़ू लगाना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का जॉब है कि बर्तन धोना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किसी का जॉब है कि वो वेयरहाउस में सामान इधर से उधर कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किसी का जॉब है कि वो सिर्फ़ टैक्सी चला रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर जॉब किसी ना किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी वो जॉब है, तभी लोग उस पे काम कर रहे हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप कह दोगे कि ये लोअर लेवल है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हर जॉब इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे टोटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल दें, ओपेनहाइमर कमा लिया आपका मान लीजिए $1 बिलियन, तो ऐसा नहीं है ना कि बिलियनर जाके देखे और 1 बिलियन दे दिए। कई लाख लोग, कई करोड़ लोग छोटा-छोटा पैसा डाले, तब जाके ओपेनहाइमर को इतना पैसा मिला। तो ये समझना ज़रूरी है, इसीलिए हर जॉब इम्पॉर्टेंट है। एक भी जॉब ऐसा नहीं है जो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब के सब इम्पॉर्टेंट है। सब ये कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं इकोसिस्टम को, तो ज़रूरी है। और लो स्किल जॉब का आजकल जो काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है, खासतौर पे एआई के बाद से, उसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्थलेस है, कि उसे कोई करे ही नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको लग सकता है वो लो स्किल है, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि ओ जी, ये है ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग लो स्किल वर्क में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, उबर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, आप सबको ऑटोमेट करना, ठीक है, आपको लगता है ये सब ये है, लेकिन वो लोग का पैसा का होता क्या है? आप कह दो कि सर वो इनकम टैक्स ब्रैकेट के नीचे हैं, उनको इनकम टैक्स नहीं देना, ये बात एकदम सही है, लेकिन वो जो सामान खरीदते हैं उस पे तो जीएसटी देते हैं। आप हर जो चीज़ कर रहे हो, हर सर्विसेज़, हर टा वो थिएटर में जाके कोई पिक्चर देखते हैं तो उसपे तो देते हैं, चिप्स खरीदते हैं उसपे तो देते हैं, हर चीज़ पे तो वो दे ही रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, वो जो पैसा कमाते हैं अपने पास थोड़ी रखे रहते हैं, वो स्पेंड होता है इकोनॉमी में, इसीलिए ये ज़रूरी है। वो टैक्स इनकम टैक्स के माध्यम से देंगे या जीएसटी के माध्यम से देंगे ज़रूर, वन वे और द अनदर। और उनका जितना पैसा है वो उनके अकाउंट में रहता नहीं है, सेविंग्स भले रहे, थोड़ा-सा ही रहे, और वो भी सेविंग्स कहाँ जाता है? बैंक में। बैंक क्या करता है? उसे इन्वेस्ट करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो वर्थलेस है, लो स्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ज़रूरी है। और वही फ्यूल होता है, वही बोल रहे हैं कि जैसे आप पिक्चर देख के सलमान भाई को एकदम एकदम करोड़पति बना दोगे, सलमान भाई को करोड़पति ने करोड़पति तो नहीं बनाया ना, हम लोगों ने बनाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो लो लेवल के जॉब्स को अगर आप नीचे देखते हो तो आप इकोनॉमी को नहीं समझते हो। और रहा बात, ये आते हैं थोड़ा कड़वा सच पे, कि मेजॉरिटी यानी कि 80% लोगों तक अगर आप लेते हो, जॉब किसी को नहीं पसंद है। क्योंकि एक बहुत सिंपल कहावत है, अगर जॉब कंफर्टेबल होता है, एन्जॉयबल होता है, तो लोगों इसके लिए पैसा थोड़ी देता। मतलब भैया आप यहाँ कंफर्ट ही तो कर रहे हो, यहाँ जाके तो मज़ा ही ले रहे हो, कोई नहीं देता। जैसे एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी लोगों को लगे कि मैं पपी के साथ खेलने को मिल जाए दिन भर, बहुत अच्छा रहेगा। तो काफ़ी लोग घुस जाते हैं इस सोच के इसमें, आपका वेटरनरियन फील्ड में। बाद में पता चलता है कि आपके पास सिर्फ़ बीमार पपी आते हैं और उस टाइम वो उतने अच्छे नहीं लगते। तो ये वही वाला बात है कि हर किसी को अपना जॉब नहीं पसंद है, हर किसी को। मतलब इक्का-दुक्का लोग हैं, बेस्ट ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जैसे सोचो ना कि वीडियो गेम खेलेंगे पैसा मिलेगा। मान लीजिए शुरू-शुरू में मिल भी जा रहा है, आपने यूट्यूब चैनल खोला, सब चीज़ चल रहा है, लिटरली आप ही सिर पिटोगे कुछ साल के अंदर। मुझसे पूछ लो, हर यूट्यूबर से पूछिए, हर किसी का देख लीजिए, जो अपना ड्रीम जॉब भी करते हैं, जॉब बनते ही उसका सारा रस खत्म हो जाता है, धीरे-धीरे वो सारा जॉय खत्म हो जाता है। तो ये फैक्चुअल है कि मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स कोई नहीं पसंद करता। आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, सर्जन हो, लॉयर हो, भगवान बचाए आप लॉयर हो तो कुछ भी हो, कोई नहीं पसंद करता। ये फैक्ट है। ये इल्यूजन में चलना कि सिर्फ़ ऐसा जॉब करो जो पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होता। ना इंजीनियरिंग, ना आर्किटेक्चर। बेस्ट ये होगा, आर्किटेक्चर 90% टाइम वो कचरा प्रोजेक्ट कर रहा होगा, एक ठो अच्छा प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लाइफ वर्थ हो गया। उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो वही समझिए, तो हम लोग करते क्यों हैं? सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और ये ग्रोथ ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली ग्रो, सेकेंडरी चीज़ ग्रोथ होता है, क्योंकि अगर आपको रूटीन दिया जाए तो आप ग्रोथ कर पाते हो। स्ट्रक्चर मिलता है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, ये मेंटल ये इक्विटी इंप्रूव हो जाती है। आप कितना शार्प रहते हो वो इंप्रूव होता है। उसी सबसे हम लोग फैमिली मैन को ग्रो कर पाते हैं। और पिरामिड जो है हमारा, इकोनॉमिक का पिरामिड के ऊपर जो करोड़पति बैठे पड़े हैं, वो तभी रहेगा ना जब नीचे बेस है। बेस रहेगा ही नहीं तो पिरामिड कहाँ से रहेगा? जैसे एक नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, अ हाई सिविलाइजेशन इज अ पिरामिड, इट स्टैंड्स ओनली on a broad base. Its primary prerequisite is a strong and soundly consolidated mediocrity। यानी कि टॉपर जैसे आप किसी को कहते हो, तो टॉपर कौन है? कोई नहीं, जब तक आपके पास एवरेज नहीं है। क्योंकि अगर एवरेज नहीं है, मान लीजिए कि एक स्कूल में आप जाते हो, वहाँ पे हर कोई अगर 99% लाता है, तो आप किसको टॉपर बोलोगे? सबको टॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें से जो 99.1 लाया है उसे टॉपर बोला जाएगा। सेम वही बात है, मीडियोक्रिटी होती है, एवरेज लोग होते हैं तभी जाके करोड़पति होते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, जैसे कम्युनिज्म इसका उल्टा करता है, ऊपर वाले को काटता है, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, कोई नहीं, सब के सब गरीब हैं। बस जो पॉलिटिशियंस हैं उस केस में वो फिर से लूटना शुरू करते हैं, तो अमीर लोग की जगह पॉलिटिशियन आ जाता है, इसीलिए कम्युनिज्म हमेशा फेल होता है। और प्लीज़ मत बोलिएगा चाइना वाला, चाइना 60 साल चलना चाहिए तो 30 साल में ही बोलना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए।
तो वही समझिए, किसी को नहीं पसंद है, और पिरामिड स्टेबल रखने के लिए नीचे लोग होने चाहिए। अगर नीचे वाला सारा लोग को आप हटा दो कि मैं उनका जॉब हटा देता हूँ, आप पूरा पिरामिड कोलैप्स कर दोगे। और दूसरी बात, ये सबसे कड़वा सच है जो पता नहीं हम लोग को स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता, और हम लोग मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते कि हर कोई आइंस्टाइन नहीं है। मतलब हर कोई ऐसा क्यों मान के आजकल चल रहा है कि हम तो आइंस्टाइन ही है। इट्स लाइक नहीं हो सर, इक्का दुक्का आइंस्टाइन पैदा होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि PARETO, प्रेटल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इंडिया का देखते हो डेटा, तो इस तरह का कुछ डेटा मिलता है, यानी कि कितने परसेंटेज में लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इंडिया का लेते हो कि भैया 40% लोग कितना कमा रहे हैं, वो 6,700 रुपया महीना से नीचे है। इसीलिए आप लोग कभी ध्यान देते होंगे ना कि जब भी इंडिया का जब ये निकाला जाता है कि कितने लोग मतलब एवरेज इनकम कितना, वो बहुत कम आता है, कारण वही है। फिर आप सोचिए 70% से वो 10,000 के आसपास ही है। फिर आप आ जाओ 90%, 90% वाई में घुसना चाहिए, नहीं कि आप इंडिया के टॉप 10% में हो, आपकी कमाई सिर्फ 60-70 हज़ार के आसपास में, 60-70 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, एक्चुअली आप छूने लग जाओगे अराउंड 25,000 में। और रहा बात की ये ग्राफ जो है ना, ये पैटर्न सेम रहेगा। ये नंबर बदल सकता है, ये 6,000 की जगह 12,000 हो सकता है इन्फ्लेशन के चलते, कुछ के चलते, लेकिन ये पैटर्न हमेशा रहेगा। यानी कि सिर्फ कुछ परसेंट लोग सबसे ज़्यादा कमाएंगे, वो होंगे जिनका सैलरी 1 लाख रुपए से महीने से ऊपर होगा। चूंकि हमारी आबादी बड़ी है तो लगता है कि अरे इतने लाखों लोग हैं जो लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। बात सही है, बस आप भूल जा रहे हो कि आबादी 150 करोड़ है। वहाँ पे आप मुंह खोलते कि 1 लाख लोग, वो परसेंटेज 0.00 कुछ ज़्यादा जीरो आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए दुनिया में कहा जाता है करीब 50 मतलब बिलियनर्स में आते हैं, और मिलियनर्स भी सिर्फ 6,000 हैं। बहुत बड़ा अंतर है, समझ रहे हैं? तो ये इंडिया का हालत है, ये सब जगह का हालत है। तो ऐसा क्यों है कि या ये लोग का लाइफ का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है क्या? ये सब आइंस्टाइन है? नहीं। पेरेटल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कड़वा चीज़ है कि ये हमेशा होगा, आप कुछ भी कीजिए। कम्युनिज्म में बस वो स्टालिन के पास चला जाएगा, और कैपिटलिज्म में वो जेफ बेजोस के पास जाएगा, बट वो कभी आपके पास नहीं आएगा अगर आप आइंस्टाइन नहीं हो। पैसा एक इंडिपेंडेंट वेक्टर है, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए होता है, उसे समझने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए। मैं मूर्ख हूँ तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी पैसा कमा लूँ, रख नहीं पाऊंगा। वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि ज़्यादा कमा भी नहीं रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से शुरू कर दी है, बहुत फूक फूक के सब चीज़ की है, बहुत अच्छे से कंट्रोल रखे, वो 40 तक में रिटायर मार जाते हैं। सर हो गया अपन सेट, मीट सेट। और ये जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है कि यूएस में कर सर्वे किया गया कि आपको कितना लगता है कितने लोग हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सब लोग का लगता है कि टॉप 10% लोग जो है ना वो $1,000,000 कमा रहे हैं, 19% होंगे वो $500K में कमा रहे होंगे, 35% 100K पे होंगे, और 50% वही $50,000 के आसपास एनुअल होगा, और 65% के आसपास 25,000 में होगा। रियलिटी है 65% की जगह पे 82% लोग लिटरली वो $25,000 पे चल रहे हैं, $25,000 पर मंथ पे चल रहे हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाइए 62%, उससे थोड़ा ऊपर जाइए 100K 34। अब देखिए 100K से 500K नंबर कितना छोटा हो गया। वही पेरेटल, अब ये लाइन ऊपर भागने लगता है। करोड़पति हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम है, 10,000 भी नहीं है ठीक से गिने तो वही अब 500K से 1 मिलियन वाले में चल जाइए, वो सीधे 0.5% हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पिरामिड रहेगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसको तोड़ने का कोशिश किए कि मैं इसको काट देता हूँ, सब के सब नीचे गिर जाएंगे। यही अंतर होता है कम्युनिज्म में और कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में सब आगे जाते हैं। साइड इफेक्ट कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी बहुत दिखती है। लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ वालों को भी वैक्सीन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो नहीं देखेंगे। वो देखेंगे भैया वो फरारी चला रहा है, मैं एक मतलब फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा होगा, आप इसको किसी भी चीज़ से नहीं तोड़ सकते। ये इंसानी नेचर है। आप अगर स्टेबल सोसाइटी चाहते हो तो चाहोगे ये सेक्शन जो है, जो मेजॉरिटी है आबादी के मामले में, ये स्टेबल रहे, ना बहुत ऊपर जाए ना बहुत नीचे जाए, स्टेबल रहे। अगर ये स्टेबिलिटी खत्म होती है तो ये पिरामिड कोलैप्स कर जाता है। तो हकीकत ये है कि उतने लोग नहीं है, खुद ही गूगल कर लीजिए, खुद ही सर्च कर लीजिए, ज़्यादा लोग नहीं है जो करोड़ों में कमाते हैं। तो हकीकत ये है कि जॉब किसी को नहीं पसंद है। आप भले कह दो कि जॉब अच्छा नहीं है, किसी को नहीं पसंद है। आप पहले नहीं हो, कॉन्ट्रेरियन नहीं हो, आप बेसिक हो। अब बात करते हैं इसमें जो तिगड़म हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्योंकि हमने अचीव जो किया ना, इसको थोड़ा समझाने के लिए आप ऐसे समझिए कि हम लोग सिलिकॉन को सोचना सिखा दिए। सिलिकॉन तुम सोचो, और एक्चुअली ये कर लिए, ये हो गया है। इंसानियत उस जगह पे आ गया है जहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंस सिलिकॉन में डाल पाते हैं। अच्छा हो, स्मार्ट हो, डम हो, वो सब अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस डाल लेते हैं, ये हो गया है। अब रहा बात कि हम लोग अभी अर्ली स्टेज में, ये बात एकदम क्लियर करना। बहुत लोग एआई को ओ आई कभी ये नहीं कर पाएगा। भैया आप देखे कहाँ हो एआई को? एआई का 2 साल तो हुआ नहीं है ठीक से, और आप अभी उछल रहे हो। वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये मिलियंस ऑफ ईयर का वैल्यूशन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलियन ईयर्स भी नहीं हुए हैं। सिलिकॉन 50 ईयर्स में पहुंचता है।
तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तो चलना, अभी इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइम नहीं हुआ है। इंटीग्रेटेड अपोलो मिशन के टाइम में स्टार्ट किया गया था उसका, तो उसको सिर्फ 50 ईयर्स हुए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम तो बीता ही नहीं है, जो आप एक लाइफ स्पैन नहीं बीता, 1 सेंचुरी नहीं हुआ है। लोग 1 सेंचुरी जी जाते हैं, तो आप तो कह रहे हो उतना टाइम भी नहीं बीता है और आप अभी जज कर रहे हो कि ओ एआई ये कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सर आप देखो कि वो इतने टाइम में कहाँ तक आ गया। तो अर्ली स्टेज में है और अभी हम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने लग रहा है। अगर मैं ईयर 2000 में किसी को बोल रहा, जब ये चलता था विंडोज़ एक्सपी, कि चैट जीपीटी जैसा कुछ होगा जिसमें आप बस लिख दोगे, वो जवाब खोज खाज के कंपाइल करके दे देगा, भले परफेक्ट ना हो, 90% टाइम ही सिर्फ काम करे, 10% टाइम कचरा दे, ये कोई नहीं मानता। आप बोलोगे कि एक एआई हो जिसमें मैं अपने हिसाब से कैरेक्टर को बोल दूं लिखने के लिए, वो ड्रॉ करके दे दे, लोग बोले भाई ऐसा नहीं हो, आर्टिस्ट लोग क्या करेंगे, लो हो गया। आप बोलोगे मैं एक फोटो डालूंगा ना, मेरे को उसका पूरा एज वेरिएंट चाहिए, ये सब करने में ना घंटों लग जाते थे, दिनों लग जाते थे एक आर्टिस्ट को। आजकल एआई में एआई बोला हो गया सर, खत्म, टिकट एंड गो। तो ये हम लोग कुछ साल में कर लिए। आप अगर अभी बोल रहे हो कि एआई कभी नहीं कर पाएगा, सर आप फूक रहे हो। तो समझना बहुत जरूरी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो चुका है, हमें दिखने लगा कि 2 से 4, 4 से 18 कूद रहे हैं। और सेल्फ फिक्सिंग भी शुरू हो गया है। सेल्फ फिक्सिंग यानी एआई में हम लोग दूसरा एआई बनाते हैं, वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और दोनों को इंप्रूव करते चले जाते हैं। ये रास्ता क्लियर हो गया है। जैसे इंसानियत जब एक दूसरे को फोड़ना शुरू कर दिया तो ही ग्रोथ हुआ, जब वॉरफेयर स्टार्ट हुआ तभी हमारा ग्रोथ हुआ, मेटलर्जी ग्रोथ हुई, मेडिकेशन ग्रोथ हुआ। हम बहुत गलत बात है कि एक दूसरे को फोड़ना पड़ता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट नेचुरल है। लड़ाई झगड़ा करो, आगे बढ़ो। जैसे प्रेडिटर और प्रे दोनों का लड़ाई झगड़ा होता है, तभी दोनों स्पीसीज आगे इवॉल्व कर पाती है। सेम हमारे साथ भी हो रहा है। तो वही समझिए कि अनथिंकेबल होता है एआई के बारे में बात करना 2000 में। आज हम लोग बोर हो जाते हैं एआई का, एआई बोर हो जाते हैं एआई से। तो ये समझना मुझे। और यहाँ पे एक दूसरी बात है, काफ़ी लोग है कि अभी हम लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनेगी, जैसे कि बुद्धि एक सर्वर में वहाँ नहीं पहुँचे, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके टेस्ला को जो गाड़ी चलाई या वेमो का जो गाड़ी चला, उससे उस लेवल का ज़रूरत ही नहीं है। उसको बस ये समझना सर एड्रेस क्या है, उसको प्रोग्रामिंग का ज़रूरत नहीं है, कोडिंग का ज़रूरत नहीं, किसको वोट देना है उसका ज़रूरत नहीं है, उसको कोई लोड नहीं लेना है। उसको सिर्फ ये लेना है कि सर मैं गाड़ी हूँ, मेरे को फिजिक्स का कैलकुलेशन दो, इनर्शिया का कैलकुलेशन दो और मैप कैसे फाइंड करते हैं। और बंदा जो बोल रहा है उसको किसी दूसरे एआई से फिल्टर करके मेरे को दे दो। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि मैं वॉइस एआई नहीं रखूँगा, गूगल के पास भेज दूंगा, गूगल तुम सिंथेसाइज करो, कर दिया, हाँ क्या बोल रहा है, ये जगह बोल रहा है, ठीक है, मैप में डाल दिया, हम चले जाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना वो जनरल इंटेलिजेंस के, बिना उस लेवल का इंटेलिजेंस के जो एक नॉर्मल ड्राइवर के पास होता है, ये सब सक्सेसफुली काम करेगा, उसको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो हर चीज़ कर सकता है जो इंसान कर सकता है, सिर्फ फ्यू इटरेशंस पे। काफ़ी लोगों बहुत अजीब हुलुलुलु मान के चल रहे हैं दिमाग में, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका इंटेलिजेंस है यहाँ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सर्किट है, ये मान लिया सीपीयू है, यहाँ पे आपका जीपीयू है, ये आपका इमोशनल है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए साइकोपाथ इतना बढ़िया से लोगों को चूना लगा पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज इमोशनल इंटेलिजेंस। बस हम लोग कहते हैं बटर मसाला लगाने के लिए। एआई बस लिटरली आपका बिहेवियर पैटर्न देखेगा, वो आपको ऐसा मक्खन लगाएगा, ऐसा मक्खन लगाएगा कि आप फिसल जाओगे। आपको जानना है, देखिए एआई गर्लफ्रेंड कैसा कैसा चीज़ करवा ले रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस। उसको आप यूज़ कैसे करते हो वो अलग अलग बात है। कुछ लोग उसे मनी में यूज़ करते हैं, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग उसे इमोशन में यूज़ करते हैं, वो थेरेपिस्ट बनते हैं। वो समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस है, आप उसे यूज़ कर रहे हो। समझिए कि गाड़ी का इंजन है, गियर बॉक्स अलग अलग है। तो वही समझिए कि हम लोग को ये भागना कि ओ अभी जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दूर है, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमारा, जैसे कि अभी के टाइम में आपका स्टॉक ट्रेडिंग्स में बॉट्स यूज़ हो रहे हैं, तो अब उसको ज़रूरत है क्या कि एडवांस इंटेलिजेंस को, सर आप इलेक्शन में वोट किसको करोगे, किससे लड़ाई झगड़ा करोगे, किससे हुलूलू करोगे, कोई टेंशन नहीं है। सर मैं एक काम करता हूँ, नंबर देखता हूँ, प्रेडिक्शन देखता हूँ, पैटर्न देखता हूँ, वो देख के चलते जा रहा है। तो वही समझिए कि हम लोगों ने ना जो मैजिक खोल दिया, मतलब एक होता है ना कि जादू है, जादू के पीछे देख लो तो जादू नहीं लगता है, वो वही वाला बात है। हमने वो जादू खोल दिया कि अब यहाँ के अंदर जो मैजिक होता था कि दिमाग कैसे काम करता है, वो मैजिक हमने खोल दिया। वो पिटारा जो है ना, ढोल की पोल खुल गई। वो बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे पास कोई मैजिकल नहीं है। क्योंकि अभी जो आप कह रहे हो ना कि जो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है। और सोच लीजिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट 100 साल नहीं हुआ है। 100 साल में ये एआई कहाँ जाएगा? 100 साल, यानी कि हो सकता है आपके दादा लोग उस एज के आसपास हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब जो लोग कमा करें, सर आप हिस्ट्री एकदम नहीं पढ़े हो कि कहाँ से कहाँ आ गया। भाई मैं जिस टाइम पे बच्चा था तो उस टाइम डीवीडी बड़ी बात होती थी।
अब आते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है, वो है इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट जो हो गया है। मैं पॉलिटिशियन लोग को उतना वैल्यू नहीं देता, ना ही करोड़पति को उतना वैल्यू देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ कि न्यूटन के टाइम में प्रेसिडेंट कौन था, आपको पता है? या आइंस्टाइन के टाइम में कौन था? किसी को लेना-देना नहीं है। वो समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग जिनके पास है वही फ्यूचर लिखते हैं। आगे-बागे वाला काम या तो उसका काम आसान करते हैं या मुश्किल करते हैं। लेकिन मेन हॉर्स पावर, पूरी सिविलाइज़ेशन का हॉर्स पावर आता है यहाँ से। अब यहाँ वाले लोग जो हैं जिनके पास ये बुद्धि है, वो ऐसा डिस्कनेक्ट हो गए कि मुझे डर लग रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब सब जॉब को लो स्किल जॉब बता रहे हैं। मतलब आप कहोगे कि वेयरहाउस बहुत लो स्किल जॉब है, ठीक है, आपने उसको हटा दिया। सर सर्जरी के लिए तो आप रोबोट बना रहे हो। सर्जन के लिए, सर्जन को बहुत पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि सर्जन हमेशा ओवर डिमांड में रहते हैं। मतलब 10 सर्जन है तो डिमांड होगी 100 सर्जन्स की। तो इसीलिए वो सर्जन्स अफ़ोर्ड कर पाते हैं पढ़ाई करना, क्योंकि सालों लगते हैं वो सर्जन्स बनने के लिए, पढ़ाई करना, क्वालिफ़िकेशन करना, ट्रेनिंग लेना बहुत टाइम लगता है, तब जाके आप सर्जन बनते हो। तब जाके आपको उतनी पैसा दिया जाता है ताकि वो कर सकें। अब आप उसको ऑटोमेट कर दे रहे हो, तो नेक्स्ट बैच के सर्जन क्या करेंगे? वो तो आने से पहले ही सर आप हल्ला तो शुरू में यही कर रहे हो ना कि सर हम ऑटोमेट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। आप 100 बात की एक बात ये बोल रहे हो सर लो स्किल्ड वर्क है, काहे हुलुलुलु कर रहे हो आप? 100 बात आप यही कर रहे हो। आप बटर मसाला लगा के कर रहे हो तो यही रहा ना कि जैसे ही आपने रोबोटिक्स के माध्यम से, पहले हम लोग रोबोटिक सर्जरी होने लगा, अब हो गया कि उसमें एआई डालेंगे, उसमें हम ये करेंगे। ये आप आज करने की बात कर रहे हो, यानी कि आने वाले 10 से 15 साल में, जो कि आराम से टाइम लग सकता है एक बच्चे को पढ़ाई करने 15 साल में, तो कुछ 10 ही शायद क्लियर करेगा। सोच लीजिए जो आज पैदा हुआ है, वो कल सर्जन बनने का एज तक पहुँचेगा, उससे पहले ही आप एआई उसका जॉब हटा चुका रहेगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि सर्जन कितना भी अच्छा हो, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। रोबोट एक बार अगर सॉर्ट कर लिए और हर बार वो कंपाउंड करेगा, जितना भी वो करेगा, मेमोरी में फॉल्ट नहीं होती है कंप्यूटर के। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हमारा मेमोरी सबसे कमज़ोर लिंक है। प्रोसेसिंग बम है, हार्ड ड्राइव नहीं है। कंप्यूटर उल्टा है, प्रोसेसिंग बहुत हल्का है, लेकिन हार्ड ड्राइव इन्फिनिट है। भैया हम एक-एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ। आप रोबोटिक्स को, ये वेयरहाउस को हटा रहे हो, सर्जन को हटा रहे हो, डॉक्टर्स को हटा रहे हो कि भैया एल्डरली केयर के लिए हम डॉक्टर्स को उसको कर देते हैं, फार्मिंग के लिए हटा रहे हो। ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा, 3D प्रिंटिंग हाउस का मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक भी फील्ड बताइए जहाँ पे लोग नहीं काम कर रहे हैं। जैसे कि ड्राइवर्स को हटाने से लेके, वेयरहाउस से हटाने से लेके, डॉक्टर को हटाने से लेके, पायलट को हटाने से लेके, आर्टिस्ट को हटाने से लेके, सिंगर को हटाने से लेके, प्रोग्रामर को हटाने से लेके, कुक को हटाने से लॉयर तक को हटाने में कौन फील्ड बचा है? मुझे यही डिस्कनेक्ट सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मतलब मैंने इनका देखा है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट रिमूविंग द लो स्किल जॉब, नोबडी वांट्स टू डू इट। इट्स लाइक सर कोई जॉब नहीं करना चाहता, करते हैं ताकि यही हमारा लाइफ का टेस्ट ट्रायल होता है कि करो, इसलिए कहते हैं ना बेयरिंग योर ओन क्रॉस। वो ट्रायल है, अपना बोझ उठाओ। वो नहीं अब करो, बचा क्या सर? आप सर्जन को तो हटाने पे लग गए हो, फार्मर को हटाने पे लग गए हो, डॉक्टर को हटाने पे लग गए हो, लॉयर को हटाने पे लग गए हो, बचा क्या? हर एक फील्ड में सब लोग ऐसे, मतलब सब ऐसे कर रहे हैं। मैं ये हटा देता हूँ। इट्स लाइक सर बगल वाले सब भी यही कर रहे हैं, यानी कि जितने फील्ड में लोग हैं सब के सब टूट पड़े हुए हैं। नया जॉब आ जाए, कहाँ से आ जाएगा? हर एक फील्ड को उड़ाने के लिए लोग पड़ गए हैं। ये बहुत सीरियस बात है। और एक दूसरा बात कि उससे अच्छा गुड्स और सर्विसेज सस्ता हो जाएगा, ठीक है? जैसे रोबोटिक सर्जरी होने लगती है, एआई करने लगता है, उसका दाम घट जाएगा। रियलिस्टिकली नहीं घटेगा, बेस्ट केस सिनेरियो है कि वो इन्फ्लेशन के साथ इक्विलिब्रियम रह जाएगा, यानी कि दाम फिक्स हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 लाख की सर्जरी होती थी तो 5 लाख ही होगा वो, फिर भागेगा नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, उत्तम। सर वो पॉइंटलेस है, कोई भी सस्ती चीज़ पॉइंटलेस है अगर आपके आबादी में लोग हैं ही नहीं जिनके पास पैसा हो। जैसे कि आप कह सकते हो ब्रेड सस्ता है, ठीक है सर, 100 रुपया भी नहीं देना पड़ता आपको ब्रेड एक पैकेट खरीदने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सर मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तब आपके पास जॉब है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? यही कि मतलब हर किसी का जॉब आप हटाने पे लगे हो कि मैं इनका जॉब हटा देता हूँ, मैं इनका जॉब हटा देता हूँ, मैं इनका जॉब हटा देता हूँ, मैं इनका जॉब हटा, सबका जॉब आप हटा ही देते हो, तो बचा कौन इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए? बचा कौन? ये डिस्कनेक्ट कि मतलब हर इंजीनियर जो इस पे काम कर रहा है वो सीधे बोल रहा है कि वी आर जस्ट रिमूविंग दिस जॉब। इट्स लाइक सर कहाँ जाएँगे ये सोचो, कहाँ जाएँगे? कौन फील्ड है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं हम तो इसे पूरा भाई पेंटिंग बनाने के लिए रोबोट्स बन गए हैं। वो भी ब्रश से लेके पेंट करते हैं, प्रिंट नहीं, ब्रश से लेके कर रहे हैं। कुकिंग के लिए लिटरली हाथ से जो आपका किचन काउंटर के ऊपर है वो ऐसे-ऐसे करके पका दे रहे हैं, खत्म, काम खत्म, लोड मत लो। खेती में खेती का उस खेती का रोबोटिक्स देखिए दिमाग उड़ जाएगा कि ये सब पॉसिबल है? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, ये सब बात सही है कि ये महँगा है, लेकिन आज महँगा है, कल सस्ता हो जाएगा। याद है आपको मोबाइल फ़ोन शुरू-शुरू में कितना महँगा होता था? तो वही समझिए कि हम लोग के पास बॉडी और माइंड ही होता है बेचने के लिए। यानी कि आप किसी ऑफ़िस में जाते हो, आप क्या दे रहे हो? आप बॉडी दे रहे हो और माइंड दे रहे हो कि सर मेरे पास ये बॉडी है, ये माइंड है, इसका आप यूज़ करो। आप मेरे से 3D गेम आर्ट बनवाते हो, वो आपका काम है। आप मुझसे काउंसलिंग करवाते हो, वो आपका काम है। आप जो करवाना है करवाओ आप,
ठीक है? मैं ये 2 सर्विसेज़ ला रहा हूँ, आप इसको यूटिलाइज़ करो, उसके बदले मुझे पे करो, ठीक है? एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है, कोई हुलुलुलु नहीं है, सब सब जॉब वही है। आप दोनों को रेप्लिकेट करने में पड़े हुए हो। पहले तो ये था कि मशीन, और शुरू-शुरू में मशीन क्योंकि बहुत स्लॉपी था, तो हम लोग बस एक्सपेक्ट किया यार ऐसे बड़ा गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इट्स लाइक इस तरह के रोबोटिक का खतरा लोग समझ नहीं रहे हैं कि अगर इस तरह का रोबोटिक जो एक्चुअल ह्यूमन डेक्स्टेरिटी देता है और आप 3D प्रिंट हाउस करते हो, उसमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा इंसान को जाने का। वहाँ पे अगर ये सब करने लगे तो लिटरली होगा कि मतलब 100 लोग जो लगते थे मान लीजिए एक बड़ा घर बनाने में, वो 100 लोग को 10 लोग बना पाएँगे। फिर वो धीरे-धीरे कुछ जनरेशन के बाद वो 10 लोग की जगह 2 लोग बैठे होंगे। पायलट्स को अभी हटाया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लॉ लगा हुआ है कि हर प्लेन में 2 पायलट होने चाहिए। अगर वो लॉ हटा रिलैक्स किया गया कि भैया 2 पायलट को हटा के सिर्फ़ 1 पायलट कर दो, अब भी कर देंगे। अब भी बोइंग और एयरबस प्लेन उतार देगा, सर लीजिए सर ऑटो पायलट विथ एआई। अभी। क्या वो सेफ होगा? हाँ, क्योंकि आज के टाइम में मेजॉरिटी टाइम ऑटो पायलट उतना रिफाइन हो चुका है कि वो ऑलरेडी कर रहा है सारा चीज़ खुद से। 2 पायलट इसलिए रखा जाता है कि जब कुछ ऊप्स हो जाए, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो, तब मतलब 1 पायलट ओवरवेल्म हो सकता है, उस टाइम में आपको 2 पायलट फ़ायदेमंद रहता है। ये आज की बात कर रहा हूँ। समझ लीजिए मतलब लिटरली पायलट्स लोग की जॉब सिर्फ़ इस बात पे बची हुई है कि लॉ लगा हुआ है कि 2 पायलट होने चाहिए पैसेंजर लाइन में। तो ये इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट कि मतलब डॉक्टर्स को हटाने वाले एआई लिख रहे हैं ना कि मैं डॉक्टर का डिमांड मतलब ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इट्स लाइक सर इसीलिए उनको पैसा मिलता है। इसीलिए वो अफ़ोर्ड कर पाते हैं डॉक्टर बनना। अगर आप उसको हटाने लगोगे, डेटा माइनिंग कर के सिखाने लगोगे, और रहा बात डॉक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस क्या है? मेमोरी। मेमोरी में इंसान सबसे कहाँ कमज़ोर है? मेमोरी में। एआई सबसे स्मार्ट कहाँ है? मेमोरी में। वो पूरा हॉस्पिटल का डेटाबेस अपने दिमाग में रख सकता है। आप कंपीट क्या करोगे? तो ये जो डिस्कनेक्ट है, मतलब मैं जेन्युइनली खोज रहा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा जो काफ़ी लोग कर रहे हैं, और इट्स लाइक कि सर इसको ऑटोमेट नहीं किया जा रहा है। भाई कपड़े धोने से लेके कपड़े सिलने तक का में जो रोबोटिक्स आ गए हैं। बोल रहे हैं खाना बनाने से लेके प्रोग्रामर तक सबका एक प्रोग्रामिंग करें। इट्स लाइक पूछो टीसीएस मेहनत कर रहा है कि भैया एआई से कैसे लोड कम करें, और वो तुरंत नहीं होगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तुरंत नहीं होगा, ये डे वन चीज़ नहीं है। ये होगा ऐसे कि एक सैचुरेशन पहुंचेगा। सैचुरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि शुरू में कंपनीज खुलती हैं, वो अपने आप को ग्रो करती है, राइट? मतलब 10,000 लोग को काम किए, फिर 20,000 लोग किए, फिर 30,000 50,000। अब ऐसा हो रहा है कि वो 20-30 रुक जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एआई असिस्टेंट, एआई को पायलट, ये सबसे ऐड करते जा रहे हैं, और वो धीरे-धीरे एआई जैसे-जैसे इम्प्रूव होते जाएगा, वो धीरे-धीरे ह्यूमन को कम करते चले जाएँगे, ताकि उनका जो बार-बार ये कंपनी बार-बार वर्ड बोलेगी कि कॉस्ट कम हो जाए। जैसे वेयरहाउस जो है, ये सब रोबोटिक्स बहुत महँगा है, लेकिन एक बार जब अच्छे हो जाते हैं, ये 24/7/365 काम करते हैं, दिवाली-विवाली का कोई टेंशन नहीं है, तो फिर बोल रहे हैं ना कि सर्जन कहे कि तुरंत ऑन द स्पॉट कर दो। ठीक है सर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर पैसा है ही नहीं तो देगा कौन? ये बात समझिए कि आपने बहुत सस्ता रोबोटिक्स बना दिया, ठीक है सर, वो खरीदेगा कौन? जो ये दूसरी बात है, जो लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन घटना अच्छी बात है, उनको भी ये नहीं समझ आता इकोनॉमिक्स का। सर खरीदने वाले नहीं होंगे ना, तो ये सब रोबोटिक्स नहीं चलेगा। तो ये इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट जो हो रहा है एआई के फील्ड में, कि हर कोई पड़ा हुआ है जॉब हटाने के लिए, कोई ये नहीं सोच रहा कि सर हम 10 करोड़ जॉब हटाने पे लग गए हैं, और 3 लाख जॉब भी नहीं बता सकते कि 3 लाख नया जॉब बनेगा, और नया जॉब बनेगा ही नहीं। क्यों? यही से इस जॉब आप करोगे किससे? इससे ना। यही तो आप कंप्यूटर को सिखा दिए हो। तो आज भले हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई नया फील्ड बनता है, आज हो जाए कि आप 5 मिनट के लिए ये कर लो, लिख के दे सकते हैं, 100 दिन के अंदर 100 लोग पड़ जाएंगे उसके पीछे कि भैया इसको एआई से कैसे करते हैं, इसे ऑटोमेट कैसे करते हैं। आप समझिए अभी के टाइम में जो चीज़ कोडिंग वाले मेरे जितने फ्रेंड बताते कि जो चीज़ हम लोग बस ऑटोमेट कर दे रहे हैं ना, ये कुछ साल पहले पॉसिबल नहीं था कि भैया इस तरह का कोड अपडेट करना, उसका बग फिक्सिंग करना, ये सब हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट है एआई काम करने वालों से, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो स्मार्ट है और वो कर देंगे, अब बात है कि हम लोग पिट जाएंगे। तो अब मुझे जो मतलब ग्रैंड टोटल जो इसका फियर आता है वो है इक्विलिब्रियम नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचर में ना हर कोई चीज़ इसलिए स्टेबल रहता है कि इक्विलिब्रियम पहुंचता है, यानी कि हर्बावोरस और कार्निवोरस एक ही जंगल में हो सकता है। तो कैसे दोनों का स्पीशीज कैसे स्टेबल रहता है, वही समझिए इक्विलिब्रियम है। अगर वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सदियों सदियों तक रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहीं पे दिक्कत हो गया इंसानियत में कि वो जो टॉप 1% पहुंचे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं खाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है कि शेर को जैसे मान लीजिए 5 काव खाना है साल में, वो 15 काव के पीछे भागने लग रहा है। इट्स लाइक सर खा लोगे तो तुम्हारे बच्चे के लिए ही काव नहीं बचेगी। मतलब समझ रहे कि अनबैलेंस हो जाएगा। ये 1%er हर चीज़ को खाने पे पड़ गए हैं। मतलब इन्हों के पास करोड़ों का पैसिव इनकम है।
तब भी यार ये प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं। इट्स लाइक सर इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद लोगे, प्रॉपर्टी का दाम इतना भाग जाएगा कि कोई नहीं रह पाएगा। आपका शहर जो भी है, जैसे लॉस एंजलिस हो, न्यूयॉर्क हो, न्यूयॉर्क में अब होना शुरू हो गया है कि इतना ज़्यादा वहाँ रेंट भाग गया कि लोग बोले भाई हमसे नहीं हो सकता, लोअर जॉब वाले सब हटने लगे। भैया साफ़ क्यों नहीं हो रहा न्यूयॉर्क? कोई है ही नहीं। बोले तो ज़्यादा पैसा क्यों नहीं देता? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? जो आप सब तो रेंट, सबका लिविंग कॉस्ट आप बढ़ाते चले जाओगे तो लोअर वेजेस वाले काम नहीं करेंगे। तो आप झाड़ू लगाने वाले को 10 करोड़ रुपया दोगे क्या कि भैया एलओजी $1000 दे रहा हूँ मैं तो कुछ झाड़ू लगाने के लिए? नहीं होगा ना। तो वही समझिए कि ये जो टॉप 1% है ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा कहा जाता है कि सब हाउस बिका हुआ, सबका रेंट कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, लोग खाली है तो बिल्डिंग कौन खरीद रहा है? चाइना में सबसे पहले वो टॉप 1% वाले बैठे पड़े हैं। वहीं इंडिया में भी अब हम लिटरली कुछ कुछ जगह पे बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग छू रहे हैं उस जगह को जहाँ पे रेंट इतना भाग गया कि कोई रह ही नहीं सकता। और ये बाय द वे 6-7 साल पहले जब मैं ये बैंगलोर में था तो रेडियो में एफएम में सुनता था अफोर्डेबल होम एट कोरमंगला फॉर 2 करोड़। इसलिए भैया इंडिया में है कितने लोग जो 2 करोड़ों का चीज़ खरीद सकते हैं? तो ये जो एकदम टूट पड़े ना कि हम एकदम एक एक चीज़ लूट लेंगे, इट्स लाइक सर क्या कर रहे हो? और इसका सबसे बड़ा डरावना मतलब ये ओल्ड एज। अब बोले ओल्ड एज से क्या प्रॉब्लम है? रहा बात की जनरली नॉर्मल साइकिल जो है उसमें एक इक्विलिब्रियम है कि 60 के बाद आप निकल लो सर, उसके बाद नए लोग आएंगे। ये एक समझ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो समझ लीजिए जो पावर है देश का, वहाँ पे सब ओल्ड लोग घुसे जा रहे हैं। ये डरावना बात है कि यूएसए जैसा जगह का जो सेनेट है उसके मतलब इंडिया में तो एटलीस्ट थोड़ा सा देखने में अच्छा अच्छा किसी के बाल बचे हुए हैं। भाई इन लोग का देख के डर लगता है। सब 80 से नीचे कोई नहीं है। इट्स लाइक व्हाट द हेल। कोई नहीं था 60 के अंदर, कोई नहीं था जो संभाल सकता था। ये बहुत अनबैलेंस हो गया है। ये जो पावर पॉलिटिक्स जो हो रहा है, उस पावर पॉलिटिक्स में सब जो बूढ़े हो गए हैं, इन सब के पास कुछ नहीं है जीने के लिए। मतलब बोलते रहे क्योंकि अगर आपका जीने के लिए होता है बोलते भैया मैं चिल मारता हूँ यार, मैं छोड़ता हूँ, 60 हो गया मैं चिल मारता हूँ। आप चिल नहीं मार रहे हो तो आप सबको ले डूबोगे। ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में अनबैलेंस कर दिया कि पावर जो कॉन्सेंट्रेट होकर हट जाता था इंडिया में कि ठीक है सर आप 0 to 60 जितना कॉन्सेंट्रेट करना कीजिए, 60 के बाद त्यागिए, हो गया सर, हो गया, चिल। नहीं नहीं मैं तो 60 के बाद 70 के बाद 80 के बाद 90। ये बहुत और ये हर देश का वो देखिए क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी किसी में मैंने देखा है, मैं गूगल भी नहीं किया ज़्यादा डिटेल, बस इमेज आया था साइड में कि 96 ईयर ओल्ड वुमन इज रनिंग फॉर समथिंग। आई एम लाइक अगर वो जीतती है तो इसका मतलब है कि 96 ईयर से नीचे कोई नहीं था काबिल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग पहुँच जा रहे हैं ना, इनके पास कुछ है नहीं। ये मतलब इट्स लाइक इनका मैं अमीर रहना चाहता हूँ, मैं पावर में रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊँगा, काम खत्म। आधा से ज़्यादा का डिवोर्स 2-3 डिवोर्स हो चुका रहता है, बच्चे किसके रहते हैं पता नहीं रहता है। इनको कोई लेना-देना नहीं, इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस दुनिया में। ये बस लाइक मैं अभी हूँ, अभी मेरे को ताकत चाहिए और मेरे को चल जाना है। जैसे आप लोग काफ़ी लोग को देखते हैं जो उनके जेडेड पेरेंट्स होते हैं कि मतलब वो सिर्फ़ कड़वाहट ही बोलते रहते हैं, ये सब लोग वैसा हो गए। कुछ इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, कुछ इनको नहीं करना, लेकिन इनको पावर चाहिए। तो ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। और ये अपर क्लास को समझा नहीं पा रहा है कोई कि अपर क्लास तभी रहेगा जब तक लोअर क्लास है। बोले ना पिरामिड तभी तक रहेगा जब तक नीचे बेस है, बेस गायब पिरामिड खत्म। लोअर क्लास रहेगा तभी तक चलेगा और सिस्टम सबको चल चाहिए। ये बात बहुत नीचे वाले लोगों को लगता था कि सबको भूखे मरेंगे वो अच्छा रहेगा। इट्स लाइक नहीं सर, बहुत बुरा होगा। वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे, मतलब ट्राई करके देख चुके हैं, वो नहीं किसी को सूट करता है। और कम्युनिज्म 60 ईयर्स में बैंड बजाता है तो तुरंत लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन एक पीढ़ी निकलते ही अच्छा इसलिए लोग नहीं करते। अच्छा इसलिए 200 देश हैं, जितने देश की हैं सब भूखे मरने पे आ गए। तो वही समझिए कि अपर क्लास तभी तक रह सकता है, लोअर क्लास है। लोअर क्लास जब तक स्टेबल रहेगा सब चीज़ स्टेबल रहेगा। आप अपर क्लास लोअर क्लास सब उड़ा दो, क्लास सिस्टम हटा दो, जो विदाउट सिस्टम हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं एनार्की, किसी का कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम अनबैलेंस हो गया है, क्योंकि मतलब लिटरली ऐसे ऐसे लोग जो पॉलिटिशियन बात करते हैं, मैंने अभी इंडिया में भी बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट का देखा, इसलिए क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाई किया है, आखिरी बार कब किताब पढ़ा है। इट्स लाइक भाई तुम कैसे देश का भविष्य डिसाइड कर सकते हो? तुम इतना ज़्यादा आउटडेटेड है ना। ये बहुत का मतलब ये मोबाइल फ़ोन इनके लिए बड़ी बात थी और ये डिसाइड करने जा रहे हैं 5G में क्या होगा। तो वही है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, सब लोग बस गियर लगा के गाड़ी भगा रहे हैं। मतलब जैसे यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसका भी नहीं है। जैसे काफ़ी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं वार्निंग देने का, सर जैसे इंडिया में कहा जा रहा है 7,600 रुपीज़ सबको दे दो, मतलब सेंटर से करो, वो सिंपल हो जाएगा। मतलब इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है क्या? ट्रेजरी के पास उतना पैसा है? एक्चुअली है, कर सकते हैं। मतलब फंडिंग थोड़ा इधर उधर मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका इंडिया में भी काफ़ी बार रिजेक्ट किया जा रहा है और यूएस में भी वही हालत है कि रिजेक्ट किया जा रहा है।
मैं इंडिया यूएस क्यों बोल रहा हूँ, दो सबसे बड़ी कंट्री है, चाइना तो खत्म हो चुका है तो इसलिए मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ। उनका इकोनॉमिक डिफ्लेशन ऑलरेडी टच कर गया। आपको इन्फ्लेशन खराब लगता है, डिफ्लेशन देश को टच करता है, देश का भविष्य खत्म हो जाता है। इन्फ्लेशन से तो आप रिकवर भी कर जाओ, हाई इन्फ्लेशन से। डिफ्लेशन टच किया, खत्म। जापान को टच किया था वो एक बार, तो हो गया लॉस्ट ईयर, फिर हो गया लॉस्ट डेकेड, फिर हो गया लॉस्ट डेकेड, अब हो गया लॉस्ट नेशन, खत्म सर। चाइना उसको अब टच कर रहा है। तो वही समझ, ये इक्विलिब्रियम ना होना हमारी सोसाइटी में कि सर आप बुढ़ा गए हो, आप छोड़ो, विलिंगली छोड़ो। क्योंकि अब इससे एक हेट्रेड बन रहा है, जो आप लोग देख रहे हो कि यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का जो हेट्रेड है, इकोनॉमिक हेट्रेड। ऐसा क्यों है कि आप जब थे तो घर सस्ता था, आपने हड़प लिया, ठीक है, आपको जितना चाहिए था आपने ले लिया, उससे ज़्यादा आप लिए कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट के चलते लोग घर को इन्वेस्टमेंट में बदल दिया, अब सब घर का दाम भाग रहा है, नए वाले खरीद नहीं सकते। अब फिर आप बोल रहे हो, अरे तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? लाइक कहाँ से करें सर, आप तो सारा चीज़ खा गए। अगर सब लोग रुक जाता उस टाइम पे कि सर मेरे को एक घर चाहिए, एक घर ले लिया, काम खत्म। सबका ये एक काम करो ना, एक और ले लेते, थोड़ा पैसा डाल के, पैसा मल्टीप्लाई होगा। सब पूरा का पूरा देश मार डालोगे आप। जो तो वही बोल रहे, इक्विलिब्रियम जो बैलेंस हो गया, और उस पर एआई आप डाल रहे हो फुल स्पीड पे, बिना सोचे समझे। हर किसी का मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, सबका एक लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग टू फ्री अप पीपल फॉर, इट्स लाइक वेयर, कहाँ कहाँ जाएंगे? और उतने लोग जाए पाएंगे जब, मतलब ये मैं एकदम क्लियर कर, कोई ना कोई नया जॉब बनेगा। क्या वो करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय करेगा जितने करोड़ों लोगों को आप निकाल रहे हो? ठंडे दिमाग से सोचिएगा, बस अपनी इमोशन से मत लिख दीजिएगा कि ओ जी कॉल सेंटर का जॉब है ना, नहीं हटा सकता एआई। इट्स लाइक आज का एआई नहीं हटा सकता, 5 साल बाद का एआई हटा देगा। तो वही समझना, या तो ऐसा हो कि आप इतने गरीब देश में हो कि इकोनॉमिक कारण बोल रहे हैं कि सर सर्वर से सस्ता आदमी पड़ रहा है तो आदमी का सिर खाओ। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा में हम लोग घुस गए हैं और फुल गियर में गाड़ी बढ़ा रहे हैं कि लाइक चलो चलो और सॉल्व करो और काम करो, वीडियो एडिटर तक का जॉब उड़ाने पे लग गए हैं लोग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात है ये, कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है और सोच भी नहीं रहा है कि इक्विलिब्रियम कैसे लाया जाए। भाई एटलीस्ट इन लोगों पे रिटायरमेंट एज लगाओ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो एआई से इकोनॉमिक सोसाइटी की तरफ हम लोग जो फुल स्पीड पे भाग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों के शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद।